लेकिन पहले तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बिना वो पढ़ाए आप लोगों को मैंने अगर मेंटी दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ऐसे क्वेश्चन कैसे आए, क्यों ऑब्जेक्टिव पैटर्न टेस्ट प्रैक्टिस नहीं हुआ ना। क्या बोल रहे हो? डाई, डाई मतलब दो, एटॉमिक मतलब दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक। अरे हेट्रोएटॉमिक सिखाया था ना। हेट्रोएटॉमिक मतलब क्या, अलग अलग एटम से बने हुए को हेट्रोएटॉमिक बोलते हैं। अगर दो एटम से बना है तो डाई, तीन एटम से बना है तो ट्राई, चार एटम से बना है तो टेट्रा, ऐसे करके उसका डिविजन है। सर ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं? ज्यादा नहीं, 10 के नीचे ही है। हाँ 10 के नीचे ही। चलो फिर हम चालू करते हैं अपना आगे का केमिस्ट्री। आप लोग दे सकते हैं मुझे अपना बुक। वेरी गुड, टेक्स्ट बुक है इसके पास। थैंक यू। आप लोग समझ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को कुछ अगर समझ में नहीं आया तो मुझे थोड़ा फ्रीली बताया करो, तो मैं फिर उस हिसाब से। क्या क्या? वीएसीपीआर थ्योरी तो खत्म हो गई। आज हम वीबीटी थ्योरी पढ़ेंगे। वीबीटी, वीबीटी थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को सुनने में, समझने में? नहीं आ रही, ओके। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और आप लोग है ना मुंडी पे मुंडी हिला रहे हो और उसके बाद फिर लास्ट में लगता है कि नहीं समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा तो नहीं हो रहा ना? अभी तक नहीं हुआ? वो तो आपके केस में नहीं हुआ। बोलो तो एकदम फ्रैंकली बोलो। अगर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा तो चेंज करूंगा अपनी पढ़ाई के पैटर्न को। आ रहा है ना? मैंने ऑलरेडी बहुत चेंजेस किए हैं। पिछले साल के बैच को जो मैं पढ़ाता था पीरियोडिक टेबल, आपके बैच के लिए मैंने पीरियोडिक टेबल काफ़ी है ना कंप्रेस करके पढ़ाया मैंने। मतलब जितना चाहिए उतना, एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया। और उनको तो मैंने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया था। आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग बहुत जितना चाहिए उतना पढ़ा रहा हूँ। पिछले वाले बैच को तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया था। सर स्पीड थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ाऊं या स्पीड को घटाऊं? क्या बोल रहे हो, स्पीड बढ़ाऊं या स्पीड घटाऊं? हाँ अनुष्का, उसको तो बोलने तो उसने क्या बोला है। अनुष्का क्या चाहिए आपको, स्पीड? अच्छा थोड़ा स्लो करूँ मैं, ओके ओके। स्पीड ज़्यादा हो जाता है? ठीक है, मैं 1 महीना और है ना थोड़ा सा धीमी स्पीड पे पढ़ाऊंगा। उसके बाद थोड़ी स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। क्या करें फिर, चैप्टर्स देखो ना आप लोगों को, खुद आके मेरे पास आके बोलोगे सर स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो मैं चैप्टर्स काउंट कराऊंगा आप लोगों को। अभी हमारा सिर्फ 2 ही। हाँ हाँ, क्या टोटल 33 चैप्टर्स है। अभी 33 चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं 2 साल में, 2 साल तो हम बोलने के लिए 2 साल बोलते हैं, वो 2 साल तो है ही नहीं, उसमें तो कम ही है। अब उससे 1 महीना, अगर सपोज 2 साल भी हुआ तो 24 महीने बनते हैं। 33 डिवाइड बाई 24 मतलब 1 महीने में एक चैप्टर के ऊपर तो होना ही चाहिए, करेक्ट। लेकिन एक्चुअली में आपको 24 महीने नहीं मिलते, है ना। और जिसने इधर एडमिशन ले रखा है आरएमडी में, सपोज कोई भी में भी एडमिशन ले, तो प्रैक्टिकल तो रहेंगे रहेंगे। तो 1 महीना तो आपका प्रैक्टिकल्स, सबमिशंस और इस सब में तो जाएगा ही जाएगा। 12वीं के मैं बात कर रहा हूँ, 12वीं के एंड की बात कर रहा हूँ। तो घटा के आप लोगों के पास 24 में से ऑलमोस्ट 20 ही महीने मिलते हैं। और उसी 20 महीने में 33 चैप्टर्स विथ रिविजन,
है ना, खाली पढ़ाई नहीं, विथ रिवीजन दूसरी बार वो कंप्लीट होना चाहिए। तो स्पीड तो कहीं ना कहीं तो बढ़ानी पड़ेगी ना। ठीक है, अभी स्टार्टिंग का टाइम चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ। आप लोगों को ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग 10th के ही स्टूडेंट्स हो। 10th के स्टूडेंट को थोड़ा स्लो चाहिए। 2 महीना हम मैक्स टू मैक्स स्लो चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो एक्सेलेरेटर पे पाँव रखना ही पड़ेगा, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप अगर एक्सेलरेटर की स्पीड के साथ मैच करना चाहते हो ना, जो मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ 2-3 चैप्टर्स, वो एकदम अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स है। अगर आपको बेसिक्स चीजें बहुत अच्छे से पता है ना, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से, आगे के चैप्टर में आप खुद ही बोलोगे सर इसमें क्या बोलते हैं, इतना स्लो जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, छोटे छोटे टर्म जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज, ये छोटी छोटी चीजें अगर ये पता नहीं है हमें, क्योंकि यही चीजें बाद में आने वाली, और मैं एक्सप्लेन करते टाइम वो वर्ड तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि हाँ इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इससे बड़ा है और इसका रिएक्शन ये हो गया, तो उस टाइम पे फिर ऐसा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। करेक्ट, वो एक होता है। ये मैं थोड़ा अपना तरफ से आपको सुझाव दे रहा हूं। हाँ, तो डोंट वरी, अभी मैं जिस स्पीड से पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। और क्या है, थोड़ा तो एडजस्टमेंट दोनों तरफ से करना पड़ता है। एक तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, और एक आप अपनी तरफ से थोड़ा एडजस्ट करो, है ना। एडजस्टमेंट तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा। सो वी आर स्टडिंग टुडे वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएसीपीआर थ्योरी आप लोगों ने जब पढ़ाई किया तब उसका नाम में ही उसके काम के बारे में पता चल रहा था। कोई मुझे बता सकता है कि वीएसीपीआर थ्योरी किस लिए एक्चुअली हमने पढ़ाई किया? हमने वीएसीपीआर थ्योरी क्यों पढ़ाई किया? इसका एप्लीकेशन क्या है? स्ट्रक्चर पता करने के लिए। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बोलेंगे हम? ज्योमेट्री, है ना। और अगर हमने इससे भी पहले एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था कॉसेल लुईस थ्योरी, और कॉसेल लुईस थ्योरी में हमने ऐसे 5 स्टेप्स में सीखा था कि कैसे कोई 2 एटम के बीच में, है ना, बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड बनाना, कितने बॉन्ड बनेंगे, क्या वो हमें ये वीएसीपीआर थ्योरी सिखाता है? कितने बॉन्ड बनेंगे 2 एटम के बीच में, क्या वीएसीपीआर थ्योरी सिखाता है? क्या नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करता है? स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करता है। लेकिन कॉसेल लुईस थ्योरी वो ज्योमेट्री के ऊपर फोकस नहीं करता, वो किसके ऊपर फोकस करता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर। अभी हमारा जो तीसरा थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम में देखो उसका काम छुपा हुआ है, वैलेंस बॉन्ड बोला गया है। क्या बोला गया? वैलेंस बॉन्ड। अभी वैलेंस बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वैलेंस का मतलब होता है लास्ट। अगर वैलेंस शेल बोला गया है तो लास्ट वाला शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बोला गया है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। अब ये जो थ्योरी है, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं इस थ्योरी का। आखिर इसमें हम सीखने क्या वाले हैं? इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हमारा जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, ए और बी में बॉन्ड बन रहा है, तब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां से आता है? वो आता है बॉन्ड से, मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से आता है। अगर ये जो आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन इधर, ये ए और बी में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? ए के एटम, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया ए के एटम से, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आया ये कहां से आया? बी वाले के एटम से आया। लेकिन बी में तो कई सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन बी का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हैं ना? और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन ए का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जब पेयरिंग होती है तब क्या बनता है? बॉन्ड। उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन रहता कहां है? शेल में रहेगा, ये हमने अभी तक पढ़ा था। लेकिन क्लास 11th में एक क्वांटम नंबर टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली शेल ही मेन नहीं है, शेल के नीचे आता है सबशेल, सबशेल के नीचे आता है ऑर्बिटल। रिपीट करो, शेल के नीचे आता है और सबशेल के नीचे आता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर रहता है। समझ में आ गया? ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? S
P, D, F, 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बनना है तो ऑर्बिटल में ओवरलैप होगा। क्या मैंने बोला, पहले रिपीट करो। अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बनना है तो क्या होगा, ऑर्बिटल में ओवरलैप होगा। और ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा। इसी थ्योरी को हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सिंपल है, समझ में आएगा, थोड़ा ओवरव्यू मिल गया। अभी ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा और जानकारी के लिए हमें नीचे देखेंगे, तो लेट्स थोड़ा स्टडी करते हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों। यहां पर हमारे पास है हाइड्रोजन एटम A और इधर से आ रहा है आपके पास हाइड्रोजन एटम B। दो हाइड्रोजन के एटम है। एक हाइड्रोजन एटम इधर से आ रहा है, एक हाइड्रोजन एटम वहां से आ रहा है। मैंने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, A और B। एक हाइड्रोजन के एटम में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और अंदर आपको एक प्रोटॉन मिलेगा। दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम की कहानी भी सेम होगी, इधर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इधर एक प्रोटॉन मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन ए एटम का है तो मैं इसको लिखूंगा इलेक्ट्रॉन ए, और ये प्रोटॉन एटम ए का है इसलिए मैं इसको बोलूंगा ये प्रोटॉन ए है। समझ पा रहे हैं। उसी तरीके से इनको भी नाम दे दूंगा, ये है इलेक्ट्रॉन बी और इसके अंदर जो प्रोटॉन है उसका नाम क्या है, प्रोटॉन बी। हो गया क्लियर। जब ये दो एटम दूर दूर हैं तब आप देखोगे दूर दूर कोई भी चीज हो तो अट्रैक्ट हमेशा करती है ना। अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, इस एटम का कौन सा वो पार्टिकल है जो इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या वो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा या ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। डेफिनेटली अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर ये जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव, और दूसरा जो अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल है यहां पर इस सिस्टम में वो है इसका प्रोटॉन अट्रैक्टेड होगा इस इलेक्ट्रॉन से। यहां तक समझ में आया। तो ये जो मैंने क्या बताया आपको, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। लेकिन क्या दो एटम में सिर्फ यही अट्रैक्टिव फोर्स ही एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करता है। अब रिपल्सिव फोर्सेस कैसे एग्जिस्ट करेगा, देखो भाई सिंपल है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जहां हम देखते हैं ये दो एटम पास पास में आ रहे हैं तो अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो पास पास में आ रहे हैं ना, प्रोटॉन भी तो पास पास में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, तू मैं रिपेल करेगा। तो हम यहां पर बनाएंगे कि इन दोनों में हो रहा है रिपल्शन और इन दोनों प्रोटॉन में भी हो रहा है रिपल्शन। तो आप देख रहे हो कि रिपल्शन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली डिस्टेंस का खेल है। अगर डिस्टेंस दूर दूर है, जैसे मैंने आप लोगों को एक ग्राफ स्टार्टिंग में सिखाया था, अगर यहां पर ये एटम्स दोनों दूर दूर हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। समझ में आ गया। और जैसे ही ये एटम्स एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, धीरे धीरे करके नजदीक आ रहे हैं, तो आप देखोगे इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ता चला जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, घट रही है। ग्राफ मैंने दिखाया था। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब यहां ये एटम का ऑर्बिटल और ये एटम का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब क्या है, इंटरमिक्स हो जाना, उसको हम बोलते हैं ओवरलैप वर्ड। तो ये ओवरलैप हो गया। अब ये ओवरलैप होता है तो यहां पर ये जो एनर्जी पहुंचता है, ये एनर्जी आपका मिनिमम एनर्जी में पहुंचता है इस पॉइंट पर। और हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो इनका बॉन्ड डिस्टेंस कहलाता है। दो एटम के बीच में जो मिनिमम एनर्जी पर जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ वो आपका बॉन्ड डिस्टेंस बना। उसको आधा कर दोगे तो रेडियस बन जाएगा। अब इसके बाद अगर और नजदीक आ गए, नाउ डिस्टेंस का ही तो खेल चल रहा था। यहां तक, इस पोजीशन तक आपका कौन सा फोर्स ज्यादा प्रीडोमिनेट कर रहा था, अट्रैक्टिव। लेकिन वंस ये डिस्टेंस के बाद अगर ये नजदीक आए तो तुरंत क्या होने लगता है, सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है। सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है तो एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। क्यों,
क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। इसलिए मैंने उस दिन लिखाया था कि इस रीजन की इस तरफ आप देखोगे रिपल्सिव फोर्स जो होता है ये ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है अट्रैक्टिव फोर्स से, और इस वाले रीजन में आपका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है अट्रैक्टिव फोर्स से। और इस पॉइंट पर स्पेसिफिकली अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर मतलब कैंसल ईच अदर। यहां तक समझ में आता है आप लोगों को? क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास बॉन्ड हो गया। तो आप लोग इस डायग्राम को बना लें। ये यहां पर लिखो, ये रिपल्सिव फोर्स है और ये है अट्रैक्टिव फोर्स। दो एटम के बीच में कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यहां पर लिखा गया है। हाँ, ये लिखना है श्रेयस, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो आप सब लोग लिखो इसको। ये मैंने दो एक्सेस उस दिन भी लिखवाई थी, एक होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और वो दूसरा एक्सेस कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी का। ये है पोटेंशियल एनर्जी P और ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या हुआ? हाँ हाँ, ये ग्राफ भी निकालना है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से ग्राफ समझ में आता है। हो गया कंप्लीट ऑनलाइन? अरे ओ ऑनलाइन वालों, कंप्लीट हो गया कि नहीं है? एक मिनट रुको, मैं रुका ही हुआ हूं, आप लोग लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। कहां पर? हाँ, ओवरलैप लिखा है मैंने इधर, ओवरलैप। दो एटम अगर कंबाइन रहते हैं तो इसको ओवरलैप बोलते हैं। डन। अभी इसमें एक चीज मेरे को यहां पर बताना है, वो ये है, हाँ बोलो। आपका नाम क्या है? सूरज, सुदीप, SURAG। मेरे को नाम याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार वाइवा हो जाता है तो मेरे को नाम याद हो जाता है। क्या हुआ? वाइवा है ना, वेडनेसडे। ओके, तो अभी यहां पे मुझे एक चीज बतानी है
क्या बताना है, ये तो हमने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बात की दो अलग अलग एटम्स के बीच में, लेकिन हम देखते हैं एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन तो है। यहां पर मैं क्या देख सकता हूं कि अरे भाई इधर एक प्रोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में भी तो एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा, और यहां पर भी तो आपका एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। लेकिन जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो एटम के बीच में, तब ओल्ड फोर्सेस मतलब ये जो पहले से फोर्सेस थे इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है और न्यू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? जब कैमरा बंद हो गया, तो इसमें तो बैटरी तो रहती नहीं, इसमें तो डायरेक्ट चार्ज ही चलता है। क्या हुआ? हाँ, ओल्ड फोर्सेस और न्यू फोर्सेस है ना। हाँ, तो जब नया बॉन्ड बनता है तो ओल्ड फोर्सेस मैग्नीट्यूड कम होता है और नया फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। मतलब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड। क्यों ये बैटरी बंद हो गया? लाइट नहीं है क्या? लाइट तो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आ गया इतना पावर। लास्ट वाला पॉइंट है, ओल्ड फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होता है और नया फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। कैमरा इज ब्लर। अरे तो अभी तक तो मैंने ब्लर ही तो दिखा रहा था, शेयर नहीं किया था ना इधर स्क्रीन मैंने। कैमरा इज ब्लर, तो मैं भी शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप लोग शेयर द स्क्रीन में देख सकते हो। देख रहे हो? शेयर कर दिया, अभी आपको एकदम क्लियर दिखेगा। और हम यहाँ पर छुपा देते हैं हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स। सर बहुत ब्लर है, स्क्रीन करो ना। हाँ स्क्रीन शेयर किया रे, स्क्रीन शेयर मैंने किया, आप लोगों का भी दिख रहा होगा। चलो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ तक तो कुछ चीजें सिखा दी। अभी मैं बार बार बोल रहा था ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। अभी ऑर्बिटल होते क्या हैं पहले वो भी तो हमें देख लेना है। ऑर्बिटल्स 4 प्रकार के होते हैं, वो होता है एसपीडीएफ, लेकिन उनका शेप तो अभी तक हमने देखा ही नहीं। करेक्ट, तो इधर लिखो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको हम लिखेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। 4 कौन से शेप्स आएंगे? पहला जो शेप है हम लिखते हैं एस का। एस का जो शेप आता है वो होता है स्पेरिकल शेप। देख रहे हो ना, ये शेप को हम क्या बोलेंगे? स्पेरिकल शेप। अब ये मत सोचने लग जाना कि एस का मतलब स्पेरिकल होता है, नहीं नहीं, एस का मतलब स्पेरिकल नहीं होता, वो एक कोइंसिडेंट है। स्पेरिकल शेप, और ये कौन से शेल का है, कौन से ऑर्बिटल का है? एस ऑर्बिटल का है। ऑर्बिटल, ऑर्बिट के अंदर रहता है ऑर्बिटल। क्लियर है? आप अगर इसको ग्राफ बनाएंगे, क्या दिख नहीं रहा है रे? ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो 3 एक्सिस में हमने इसको बीच में रखा है। इसको बोलिए क्या दिख नहीं रहा है रे आप लोगों को? अभी क्या मैं ऐसे हवा में उड़ के बनाऊंगा इसको मैं मैं मिस्टर इंडिया का ये पहन लेता हूँ शर्ट। आप लोगों ने देखा है मिस्टर इंडिया? बहुत पुरानी फिल्म है, काफी पुरानी फिल्म है, लेकिन आजकल के लोग तो ये सब पुरानी फिल्में देखते नहीं ना, है ना? देखते हैं? कितने लोगों को आज के टाइम के गाने पसंद आते हैं, जो हिप हॉप होता है, जैज, है ना? और पहले के टाइम पे क्लासिकल सॉन्ग्स होते थे, जिसका कुछ तो
क्या क्या? मीडियम सॉन्ग्स, मीडियम सॉन्ग क्या होता है? नए और पुराने भी। ठीक, तो ये है स्फेरिकल शेप एस ऑर्बिटल। अभी पी ऑर्बिटल है, देखो पी के तो तीन शेप होते हैं, पी के तीन अलग अलग शेप्स हैं। कौन से पी के तीन शेप्स हैं? यहां मैं एक्सिस बना रहा हूं, ये है एक्स एक्सिस, फिर यहां पर एक और एक एक्सिस बनाया, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, और एक और एक है, ये है जेड एक्सिस। तीन अलग अलग एक्सिस पे तीन अलग अलग शेप्स बनेंगे पी के, तीन अलग अलग एक्सिस पे तीन अलग अलग शेप्स बनेंगे पी के। तो एक्स एक्सिस पे जो पी का ऑर्बिटल होता है वो ऑर्बिटल इस तरीके से रहेगा, देख रहे हो? तो ये ऑर्बिटल, ये है एक ऑर्बिटल, आपको इन्फिनिटी दिख रहा होगा लेकिन ये एक ऑर्बिटल है, और इस वाले ऑर्बिटल का नाम है पी एक्स। क्यों पी एक्स है? पी ऑर्बिटल है लेकिन ये एक्स दिशा में अलाइंड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? पी एक्स। अभी एक और एक है हमारे पास, उसका नाम है पी वाई। नाम में वाई लिखा है मतलब ये ऑर्बिटल का शेप वैसा रहेगा लेकिन इसकी दिशा कौन से एक्सिस पे होगी? वाई एक्सिस पर। क्लियर है? तीसरा जो ऑर्बिटल हम लिखते हैं वो है पी जेड एक्सिस। अब पी जेड एक्सिस ये है आपका जेड ऑर्बिटल। अभी इसमें जो ऑर्बिटल का शेप आएगा वो आता है इस तरीके से, और ये एक्सिस आपका जेड एक्सिस, इसका नाम है पी जेड एक्सिस। तो पी ऑर्बिटल के तीन अलग अलग एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, और एक होता है जेड। तो जो एक्स एक्सिस पर बनता है वो है पी एक्स, वाई एक्सिस पे बनेगा उसको हम बोलेंगे पी वाई, और जो जेड एक्सिस पे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पी जेड। क्लियर हो गया चीज? ठीक है। अभी हमारा एस का शेप को तो हम स्पेरिकल शेप बोलते हैं, लेकिन जो पी का जो शेप है, ये पी का शेप को क्या बोला जाएगा? कोई बता सकते हैं? कोई पी के शेप को क्या बोल लेंगे? जो पी का जो शेप होता है, इस शेप को हम बोलते हैं डम बेल शेप। इस शेप को हम क्या बोलेंगे? डम्बेल। डम्बेल का मतलब क्या होता है? हाँ, डम्बेल का मतलब क्या होता है? हाँ, जिम में होता है ना डम्बेल, ऐसे लोग उठाते हैं, बॉडी वगैरह वगैरह बनाते बढ़ाते हैं। वैभव को लगता है एक्सपीरियंस है। वैभव जिम जाते थे क्या? जिम आता है इसको? हाँ? जो लोग जिम जाते हैं बॉडी बढ़ाने के लिए, उनको पहले कुछ प्रोटीन की गोलियां देते हैं, प्रोटीन पाउडर देते हैं ना। 1,000 रुपए का एक बोतल मिलता है, 1,000 रुपए नहीं, 2,000 रुपए का एक डब्बा मिलता है 1 kg का प्रोटीन पाउडर। कैमरा ऑफ हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, स्क्रीन शेयर तो चालू है। आविष्कार ने बोला सर कैमरा ऑफ हो गया। क्या हो गया? अरे इसका कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है? ये मेरी क्लास में होता है ऐसे अपशकुन। हाँ, मेरी क्लास में ये सारे अपशकुन होते हैं। आया? व्हाट आर यू टेलिंग? बेल की स्पेलिंग BELL। वैभव हमारा गांव से आया है नहीं क्या? ऑक्सफोर्ड के लोग आते हैं, ऑक्सफोर्ड के लोग आते हैं चाय पीने के लिए, कटिंग चाय। मैं पहले सुनता था कटिंग चाय, पहले मूवीज में, कटिंग कटिंग चाय कटिंग चाय। बाद में सोचते थे कटिंग चाय क्या होता है। बाद में मुझे पता चला आधी चाय को कटिंग चाय बोलते हैं, कटिंग करके चाय दो मेरे को। महाराष्ट्र में काफी ज्यादा प्रचलन है चाय पीने का। पहली बार मैं जब महाराष्ट्र आया तो मैंने देखा कि अरे चाय की भी दुकानें हैं, और ऐसा नहीं कि चाय की छोटी छोटी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं चाय की। एकदम हड़पसर साइड में तो बहुत ज्यादा ऐसे दुकानें हैं, लोग बैठ के चाय पीते हैं। ये क्या सो गई? कौन? मैं? नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता। नहीं, देखो चाय पीने के लिए
जो लोग चाय पीते हैं ना, आप देखो वो एडिक्टेड हो जाते हैं चाय पीने के लिए। चाय पीने से वो एक एडिक्शन है, एडिक्शन है, एडिक्शन। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, गुड गुड। जो लोग चाय नहीं पीते उनके लिए अच्छा। आप लोग चाय पीते? मैं पहले चाय पीता था, ऐसा नहीं कि मैं चाय नहीं पीता था। चाय क्या, चाय चाय आपको पता है, चाय के अंदर ऐसा नशा है, एक बार पीने लग गए तो फिर आदत चढ़ जाती है। और दूसरा चीज है, चाय पीने से क्या है, जो चेहरे का जो ग्लो होता है ना, वो चला जाता है चाय पीने से। और चाय हमारे इंडिया का ये नहीं है, चाय का निर्माण इंडिया की सभ्यता में नहीं हुआ है। अरे वो क्या, फिर बाद में फिर ये सब हो गया, फिर तो पैसे कमाने के लिए तो लोग तो फैक्ट्री सेटअप करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कंपेयर करने के लिए। चाय कैसे बना आप लोगों को पता है? चाइना में, पता है स्टोरी आपको? हाँ, स्कूल में बताया गया था। चाइना में एक बार क्या हुआ था, गर्म पानी उबल रहा था किसी का, ऊपर से पत्ते आके गिर गए, और फिर उसके बाद उसका कलर बदल गया, है ना। अभी चाइना वाले लोगों को तो कुछ भी दे दो उनको वो उसको अपना फूड ही समझते हैं। उनके लिए खाने का कॉन्सेप्ट क्या है? उनके लिए खाने का कॉन्सेप्ट है कोई भी चीज जो हिलती है वो उनका खाना है समझ आया ना? कोई भी चीज अगर हिलेगी तो उनका खाना है। ऐसा ऐसा लिजर्ड वगैरह भी अगर हिल रहा है तो उनका, वो हिल गया ना। अगर मैं तो सोच रहा हूँ अगर पत्थर भी किसी दिन हिल गया होगा तो वो भी खा लेंगे हाँ, कैफीन एंड टेनिन इज पॉइजनस। नो चाय नो कॉफी, मैं सिर्फ दिन में 2 गिलास मिल्क पीता हूँ। वेरी गुड। लेकिन आजकल के दूध भी क्या है, पॉइजनस। दूध में तो पानी मिला के देते ना आजकल। गाय का शुद्ध दूध, वो गाय ही आपका शुद्ध नहीं होगा, दूध क्या शुद्ध होगा? गाय देखो, गाय जो दूध है ना, ब्रीडेड गाय है। जर्सी गाय ब्रीडेड गाय है। हाँ, जर्सी नहीं है तो फिर वो काऊ का मिल्क अच्छा है क्या? क्योंकि अभी आज का एक नया रिपोर्ट में आया है, जर्सी गाय का जो दूध होता है उससे कैंसर होता है, क्योंकि ब्रीडेड है ना। ब्रीडेड चीजें बड़ी ये होती हैं। ओके, पी एक्स पी वाई और पी जेड ये हो गया। ये शेप को हम क्या बोलेंगे? हम डम्बेल शेप बोलेंगे। तो तीसरा, एक हो गया एस, हो गया पी, और एक हो गया डी। अभी डी शेप जो है वो 5 है, 5 डी के शेप्स हैं। कौन से डी के 5 शेप्स हैं? इधर जरा देखो स्क्रीन पर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज तो होप नहीं है। तो यह पहले वाले का नाम है डी एक्स वाई, ये है एक्स और ये है वाई, तो डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई का शेप कैसा होगा? एक्स और वाई के बीच में ये एक डंबल तो हमने बनाया था पी ब्लॉक में, पी में, और ये 2 हम डंबल बना रहे हैं। ये तितली, तितली जो दिख रही है ये है डी का शेप। ये जो शेप है, इस शेप को हम बोलते हैं डबल डंबल, डबल डंबल। क्या क्या ये इसका शेप है, और इसके बारे में हम जानकारी मिलेगी हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। डबल डंबल डी एक्स वाई, ऐसे याद रखना अभी के लिए। एक हो गया डी एक्स वाई नाम का एक स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वाई जेड, देख रहे हैं तो वाई जेड है। अभी अगर वाई और जेड एक्सिस के बीच में ये बनाते हो तो इसको हम बोलते हैं डी वाई जेड, इसका नाम है डी वाई जेड। आप बोलोगे सर ये दोनों तो सेम सेम दिख रहे हैं, सेम है लेकिन प्लेन आपका अलग है। ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट। और ये जो प्लेन है ये आपका कौन सा प्लेन है? वाई जेड। प्लेन अलग अलग। अच्छा, तीसरा जो शेप आता है डी शेप, वो है डी एक्स वाई डी वाई जेड। अब तीसरा जो शेप आएगा इसको बोलेंगे डी जेड एक्स। तो अगर मैंने इसको जेड एक्सिस लिया, इसको एक्स एक्सिस पकड़ा, तो अभी आपका क्या बोलते हैं, जेड और एक्स के बीच में आप बना दो तो इसको हम डी जेड एक्स बोलेंगे।
dxy, dyz और dzx। ये तीन हमारे शेप्स हो गए। सर वाई ओनली बम्बल नेम इज यूज्ड इन ऑल। बम्बल नहीं रे, डम्बेल, डम्बेल है डम्बल। समर्थ, मैं फिर से नाम लिखता हूं। डम, इसको हम बोलते हैं डबल डम्बेल, बम्बल नहीं, डम्ब, DUMB बेल। अच्छा वो डाउट पूछा आपने, बम्बल नहीं, डम्बल का मतलब होता ही, और ये डम्बल, हाँ, और ये डम्बल शेप ही है ना, आप देखोगे ये शेप वैसा ही है, डम्बल शेप ही है, इसलिए इसको नाम वैसे रखा गया डम्बल। डम्बल मतलब डमरू भी होता है। तो तीन शेप्स हो गए और दो शेप्स बाकी हैं डी शेप के, 5 शेप्स हैं टोटल इसके। चौथा जो शेप है, तीनों शेप सेम ही है। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, आप लोगों को मैं ऑलरेडी आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। आज मैंने अपनी स्पीड और थोड़ी घटा दी, 0.75x मेरे आज का स्पीड है। छापा आप लोगों ने, आगे बढ़े। हो गया। नेक्स्ट जो शेप आएगा वो शेप को हम बोलते हैं dx² - y²। ये एक्चुअली माइनस नहीं, ये डैश है, dx² - y²। ये एक्सेस है आपका x और ये एक्सेस है आपका y, और इसमें जो शेप आएगा वो इस तरीके से आएगा, x और y के ऊपर चढ़ा हुआ है ये शेप, इसको हम बोलते हैं dx² - y²। और लास्ट एक शेप बनता है d का, वो है dz²। और ये z एक्सिस है, z एक्सिस के ऊपर ये ऑर्बिटल चढ़ा होगा और इसके चारों तरफ एक रिंग क्रिएटेड है, और ये रिंग आपका इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, इसको हम बोलते हैं dz²। भेज देना। आप ऋतुजा के पास क्यों जाते हो? ऋतुजा मैडम को छोड़ दो। अच्छा स्लाइड अपलोड नहीं करते हैं, मैं लिख देता हूँ, स्लाइड्स अपलोड करना है। लेकिन आप लोगों ने तो YouTube से देख देख के लिख लेना नोट्स। हाँ सर्कल वाला था, पिछला स्लाइड हो गया ना। हाँ ये हो गया, यहां तक छाप लिया। अब भी हम एक्चुअल पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। तो ये एस ऑर्बिटल हो गया, तो ये सब अभी आप लोगों को समझ में आ गया है, करेक्ट। अभी यहां पर देखो क्या होने वाला है, टॉपिक से जाता हूं, नहीं तो क्या है मेरे को तो कुछ भी पढ़ा दूंगा, आप लोगों को टॉपिक से मेरे को चलना पड़ता है। सुनो, अभी लिखो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट।
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम एक ही चीज सीख रहे हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, और वो ऑर्बिटल क्या है, ओवरलैप कॉन्सेप्ट है। अभी ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, क्या कहता है, हमने देखा था कि हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी में क्या बन रहा था, बॉन्ड। अब हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन बी में बॉन्ड बना। नाउ लेट अस ट्राई टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1 आएगा। देख पा रहे हो तो क्या है, 1s1 आया। ये जो s है, ये s क्या है, ये आपका सबशेल है या आपका ऑर्बिटल है। ये s क्या है, इसका ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन में जो लास्ट ऑर्बिटल है वो पहला ऑर्बिटल सेम ही है, करेक्ट। तो ये s का शेप कैसा है, ये s का शेप होता है इस तरीके से, स्फेरिकल। ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आया लास्ट वाला, स्फेरिकल शेप। ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अभी इस ऑर्बिटल के अंदर, मतलब अगर इनमें ओवरलैप होने से पहले क्या हो रहा होगा, मैं आपको बता दूं। इस के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो होगा कैसा, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब समझते हैं, जिसका कोई पार्टनर नहीं है। और आप इसका देखो, इसका ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो कैसा होगा, वो भी अनपेयर्ड। आप बोलोगे सर आपने इसको ऊपर मुंडी रखी, इसके नीचे मुंडी रखी, ऐसा क्यों? ये मेरे अपना खुद का जस्ट एक कन्वेंशन है, ऐसा कोई कहीं बुक में लिखा नहीं है। ये कन्वेंशन है ताकि ये समझने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो एक सेट बन जाएगा, है ना। और अब जब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, इस स्फेरिकल ऑर्बिटल और ये स्फेरिकल ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, ओवरलैप। और ओवरलैप होने की वजह से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिखता है, इस इंटरसेक्शन में उस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस ऑर्बिटल का दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। आप देखोगे इस इंटरसेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। इसको जैसे ही हमारा इंटरसेक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना, उसी टाइम पे क्या बन जाएगा, दो एटम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, जितना ज्यादा हद तक ओवरलैप होगा उतना ही ज्यादा दो एटम के बीच में स्ट्रेंथ आएगा। समझ पा रहे हैं ना? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू एटम्स depends on extent of overlapping। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। छाप ले इसको। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डालो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो इधर क्या लिखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है।
ये एटॉमिक ऑर्बिटल वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल? वेरी सिंपल, एटम का ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। आप एक और एक वर्ड इसी चैप्टर में फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या होता है? कोई एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन का जैसे हमने एक ऑर्बिटल देखा, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऐसे दुखी दुखी क्यों बैठते हो आप? सब लोग दुखी दुखी हो जाते हैं। तो देखो, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? एटम का ऑर्बिटल, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो तीन प्रकार में होता है। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, और एक होता है जीरो ओवरलैप। तीन प्रकार का ओवरलैप है, लिखो। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैप्स। पहला है पॉजिटिव ओवरलैप, दूसरा है नेगेटिव ओवरलैप, और तीसरा आता है जीरो ओवरलैप। ये तीन प्रकार के ओवरलैप को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। अभी पॉजिटिव ओवरलैप क्या है भैया? पॉजिटिव ओवरलैप क्या है? तो फर्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। लिखते चलो, पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है। देखो, पॉजिटिव ओवरलैप मतलब ये है हमारे पास एस ऑर्बिटल और ये है हमारे पास एस ऑर्बिटल, दोनों टकरा गए सामने सामने, उसको हम पॉजिटिव ओवरलैप बोलेंगे। वैसे ही दोनों कैसे भी टकराएं, ये हमेशा सामने सामने ही टकराएंगे, पॉजिटिव ओवरलैप कहलाया। अच्छा, एक और एक एग्जांपल देता हूं पॉजिटिव ओवरलैप का। हमारे पास ये पी ब्लॉक है, ये कौन सा एक्सिस है? कौन बता सकते हैं? एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पे जो ऑर्बिटल बनता है पी का, उसको हम क्या बोलेंगे? पी एक्स। ये है एक एटम का। वैसे ही मैं ले सकता हूं एक और एक एटम का, एक और एक एटम लिया और एक और एक एटम का पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर गया कि नहीं? यहां पर हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा ओवरलैप हो गया? पॉजिटिव ओवरलैप। अच्छा, यहां पर एक और एक मैं ओवरलैप दिखाता हूं। ये जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? वाई। वाई पर अगर मैंने पी ऑर्बिटल बनाया तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी वाई। ये एक एटम का है। दूसरे वाले एटम का भी मैंने एक बनाया, दूसरे वाले एटम का मैंने इस तरीके से मैंने बनाया, देख पा रहे हो? तो यहां पर क्या है? ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। ये एक प्लस दे दो साइन, एक लोब को माइनस दे दो साइन, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस प्लस अगर मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैप। समझ में आ रहा है आप लोगों को पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है? लिख लो इसको। सो ये हो गया आपका पॉजिटिव ओवरलैप। ये एसएस ओवरलैप है, ये पीएक्स ओवरलैप है, ये पीवाई ओवरलैप है। ये पॉजिटिव ओवरलैप कहलाता है। अच्छा, क्या मैं पी और एस में ओवरलैप करा सकता हूं? पॉजिटिव ओवरलैप बन सकता है? बन सकता है भैया। हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल है एक एटम का, और दूसरे एटम का हमने ले लिया पी एक्स, देख रहे हो? और जैसे ही मैंने किया तो एस और ये पी एक्स, ये ले लो प्लस, ये माइनस, ये तो पूरा प्लस होता ही होता है, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ओवरलैप। अभी नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है? इधर तक किसी का डाउट है क्या पॉजिटिव ओवरलैप में? क्या 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 क्या? हाँ हाँ, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव ना। ओके, नेक्स्ट ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप, सेकंड नेगेटिव ओवरलैप। अभी नेगेटिव ओवरलैप कैसे देखेंगे? प्लस माइनस, माइनस है ना? तो ये है हमारे पास पी ऑर्बिटल, ये एक है प्लस, ये है माइनस।
और एक p ऑर्बिटल दूसरे एटम का मैंने लिया, ये है माइनस, ये है प्लस, ये क्या है आपका नेगेटिव ओवरलैप। एक और एक हम कराते हैं नेगेटिव ओवरलैप। सपोज ये है मेरे पास एक प्लस, ये है माइनस, और मैंने, एक मिनट, गलत हो गया, ये है माइनस, ये है प्लस, और मैंने एक ऑर्बिटल लिया, ये तो प्लस था ही, तो माइनस प्लस क्या हो गया, नेगेटिव ओवरलैप हो गया। अच्छा, ऐसे भी तो हम नेगेटिव ओवरलैप करा सकते हैं। ये है हमारे पास प्लस, ये हमारे पास माइनस, और ये है हमारे पास माइनस, ये है माइनस, और ये है प्लस। तो दो अलग अलग ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, एक प्लस माइनस, माइनस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसको भी हम नेगेटिव ओवरलैप बोलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग समझ पा रहे हैं? तो वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ना तो वीडियो ऑन करते हैं, ना तो आंसर देते हैं, गड़बड़ घोटाला है ना, दाल में काला है, काला, समझ रहे हैं? नहीं, नो सर, गड़बड़ घोटाला नहीं करते, सब यस 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 बोल रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, वीडियो तो ऑन तो है नहीं। आप लोग यस बोलोगे, राजा हरिश्चंद्र के बच्चे तो हो नहीं कि यस बोलोगे और मैं मान लूंगा कि यस ही है। वीडियो ओपन करके दिखाओगे तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ ये लोग बैठे हैं चौकड़ी मार के, नोटबुक पकड़ के। चौकड़ी मार के नोटबुक पकड़ के लोग बैठे हैं। आदित्य ने ओपन किया, दिखाओ रे आदित्य अपना वीडियो। वाह वाह आदित्य बैठा, आदित्य बैठा है, कृति वर्धिनी भी बैठी है, गुड। दो स्टूडेंट ने वीडियो दिखाया, बाकी लोगों का हाल बेहाल है। तीसरा प्रकार का ओवरलैप बचा है, इसको हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप क्या होता है? तो जीरो ओवरलैप होता है रे बाबा, ये है प्लस माइनस, और हमने इसका ओवरलैप देखो इस तरीके से कराया, देख रहे हो? तो ये जो प्लस ऑर्बिटल है ये प्लस के साथ और माइनस के दोनों के साथ जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे जीरो ओवरलैप। और कहाँ जीरो ओवरलैप होगा? जीरो ओवरलैप मतलब ओवरलैप हो ही नहीं रहा है। ये है पी एक्स, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी एक्स, नहीं नहीं, ये है आपका पी वाई, पी वाई। अब मैंने एक और एक एक्सिस ले लिया, ये है आपका पी जेड एक्सिस, पी जेड ऑर्बिटल। क्या इन दोनों में कभी ओवरलैप हो सकता है क्या? समझ आ रहा है ना? ये ऑर्बिटल को अगर आप ऐसे लेके भी आओगे, लेके भी आओगे, लेके भी आओगे, लेके भी आओगे, तो ये तो अपना ऑर्बिटल ऐसे बनाएगा, तो इसके लोब और इसके लोब में कभी इंटरसेक्शन हो पाएगा क्या? नेवर। तो हम बोलेंगे ये जीरो ओवरलैप का एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमने तीन प्रकार के ओवरलैप पढ़े, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप। क्या हुआ? ये सब मत बोला करो, दे आंसर दिया करो क्वेश्चन के। टाइप्स ऑफ ओवरलैप, टाइप्स ऑफ ओवरलैप, कितने प्रकार के ओवरलैप होते हैं? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के कितने प्रकार होते हैं? एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन में। हाँ रे भाई भाव, कौन से प्रकार के होते हैं जरा बताओ तो। ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कौन सा टाइप का ओवरलैपिंग होता है? पहला टाइप का ओवरलैप कहलाता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कहलाता है पाई बॉन्ड। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। आप लोगों ने नाम सुने? ये पहली बार सुन रहे हैं ना? गुड। सिग्मा बॉन्ड
का जो साइन है वो इस तरीके से है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। और पाई का साइन कैसा होता है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं पाई। ये है दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया पाई बॉन्ड। अभी सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड कैसे बना, इसके पीछे भी हम स्टोरी है, उसको हम पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बना। तो पहले हम देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बनने के कारण। तो फर्स्ट वी आर स्टडिंग सिग्मा बॉन्ड। आगे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से। हेड ऑन ओवरलैप, इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप। ये हेड ऑन ओवरलैप क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप मतलब आप देखोगे एक सिर दूसरे सिर के ऊपर फोड़ देता है, उसको बोलते हैं हेड ऑन, है ना। एक सिर हम अपना सिर दूसरे के सिर के साथ ऐसे फोड़ दिया। आप लोगों ने ऐसे गेम खेला है, अपना सिर दूसरे के सिर के साथ फोड़ना है, नहीं खेला क्या, कभी नहीं खेला, क्या बात कर रहे हो। बचपन में तो हम तो बहुत खेलते थे ऐसा, अपना सिर दूसरे सिर के ऊपर से फोड़ते थे दूसरे वाले को दर्द होगा ऐसा करके, उसके भले ही हमें दर्द होगा लेकिन सामने वाले को भी दर्द होगा। ऐसे हम खेलते थे, अभी नहीं खेलते। 5वीं 6ठी कक्षा में उसको हम बोलते थे हेड ऑन अभी देखो, इट इज फाउंड बाय हेड ऑन ओवरलैप। ये हेड ऑन ओवरलैप क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है एसएस ओवरलैपिंग, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। हम 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसएस ओवरलैपिंग, एक होता है एसपी ओवरलैपिंग, और तीसरा ओवरलैपिंग जो है उसको हम बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, हाँ, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के टाइप्स हैं। दीज आर हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप के टाइप्स हैं। एक होता है एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। अभी एसएस ओवरलैपिंग कैसा है, इधर हम डायग्राम बनाएंगे। ये है एक एटम का एस ऑर्बिटल, ये है एक एटम का एस ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग। देख रहे हो, तो सामने सामने टक्कर हो रही है। इन दोनों के टकराने से, हेड ऑन ओवर टकराने से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा। अभी एसपी ओवरलैपिंग क्या है, ये है एस ओवरलैपिंग। अच्छा, पी तो 3 प्रकार के होते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। सामने कौन टकराएगा, सामने आके ठोकर कौन मारेगा, पीएक्स। वेरी गुड। तो उसका एक्सिस जो होगा ये पीएक्स वाला होगा। तो इस ओवरलैप को हम क्या बोलेंगे, एसपी ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। पीपी ओवरलैपिंग, अभी पी भी तो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो कौन सा पी कौन से पी के साथ टकराएगा कि आपका वो ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप कहलाएगा, पीएक्स और पीएक्स ना। पीवाई और पीवाई सामने सामने नहीं टकरा रहे, वो तो साइड से टकरा रहे। तो पीएक्स, ये है बंदा पीएक्स, और ये एक और एक बंदा है पीएक्स, और इनके बीच में जो टक्कर हो रही है ये कौन सी ओवरलैप कहलाती है, पीपी ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड के मैंने 3 चीज बता दिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीबीटी थ्योरी के एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखाया था, और वो एक लाइन इतना इंपॉर्टेंट था कि उससे पूरा केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैठता है। क्या मैंने बताया था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफाइन होता है। ये पॉइंट अभी जस्ट लिखवाया था, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा आपका और बॉन्ड का स्ट्रेंथ बनेगा। अभी ओवरलैप आपका सबसे ज्यादा किस में होता है, किस में होता है, एस एस ओवरलैप आपका सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, एस एस के बाद फिर आता है एसपी, और एसपी के बाद फिर आएगा आपका पीपी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनता है सिग्मा वाला, वो किसके ओवरलैप से बनता है, एसएस। और सबसे कम स्ट्रॉन्ग वाला जो बॉन्ड बनता है किसके ओवरलैप से, पीपी। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये है एसएस, एसपी एंड पीपी। तीसरा चीज, सेकंड चीज जो है वो है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, अभी पाई बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज दिस पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है हेड ऑन ओवरलैप,
और पाई बॉन्ड क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप. इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप. ये साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल ओवरलैप भी बोला जाता है. इसको लैटरल ओवरलैप भी बोलते हैं. साइड वाइज ओवरलैप तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इसको एक और एक नाम दिया जाता है. कौन सा? लैटरल ओवरलैप. अभी ये पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैप का मतलब क्या है? एग्जाम्पल क्या है? हम देखते हैं हमारे पास एक पी वाई है, ये पी वाई है, एक और एक मैंने बनाया पी वाई. देख पा रहे हो? तो ये एक और एक पी वाई मैंने बनाया. तो ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप आपका साइड बाय साइड हो रहा है ना? तो इसलिए इसके ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड को हम क्या बुलाएंगे? पाई बॉन्ड. पी वाई इसके मिलने से जो बॉन्ड बनता है वो आपका पाई बॉन्ड बनता है. तो पी वाई मिलेगा तो साइड वाइज मिलेगा. अच्छा, पीजेड अगर मिल रहा है, पीजेड एक्सिस है ना? ये जो मैंने दूर बना दिया, ये है पीजेड, ये है पीजेड एक्सिस, और दूसरा वाला है आपका पीजेड एक्सिस. देख रहे हो? तो पीजेड और पीजेड के मिलने से भी आपका साइड वाइज ओवरलैप बनता है. इसको हम बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग. अगर आप देखोगे ये है क्या? ये है एक्चुअली क्लाउड. ये क्या है? क्लाउड है. ये क्या है? क्लाउड है. दीज आर ऑल क्लाउड्स. किसके क्लाउड है? बादल, पानी वाला क्लाउड है? नहीं, ये क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. तो ये क्लाउड जब इस क्लाउड के साथ मिलता है ना, तो ऊपर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाती है और नीचे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है. लेकिन जो प्लेन है, इंटर न्यूक्लियर जो प्लेन है, वो प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? 0. अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन ऑन द इंटर न्यूक्लियर प्लेन आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहता है. बस एक लास्ट पॉइंट, हमने दो प्रकार के बॉन्ड पढ़े, सिग्मा एंड पाई. इन दोनों में जो स्ट्रॉन्गर है वो कौन सा बॉन्ड आता है? सिग्मा. एंड वीकर बॉन्ड जो है वो है पाई. क्यों? क्योंकि सिग्मा का ओवरलैप ज्यादा होता है देन पाई से. समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये और लोब इस लोब के साथ अगर मर्ज करना चाहेगा ना, तो देखो इनको थोड़ा झुकना पड़ता है. ऐसा कभी नहीं होगा कि ये स्ट्रेट खड़ा है, ये स्ट्रेट खड़ा है और ओवरलैप हो गया. नहीं, थोड़ा झुकना पड़ रहा है. झुकने की वजह से क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी वेरी लेस. तो स्ट्रेंथ बहुत कम गिरता है. इसलिए सिग्मा एंड वीकर है आपका पाई. बस खत्म. तो आज के लिए बीबीटी थ्योरी इतना ही. बीबीटी थ्योरी हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है. वीबीटी थ्योरी में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली और हाइब्रिडाइजेशन आ गया. कल हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. कल संडे एक्स्ट्रा क्लास लोगे? ले लो एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो. एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो. हाइब्रिडाइजेशन का एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो. मंडे को एक्स्ट्रा, मंडे को मेरे को कहाँ टाइम मिलता है एक्स्ट्रा लेने का? मेरा तो पूरा दिन ही बिजी जाता है, सुबह 9 से शाम के 6. एक घंटा एक्स्ट्रा दे दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दूंगा. Time for extra class.